दोस्तों, तो हम लोग इकोनॉमी ज्योग्राफी सेक्शन में, यानी कि जो पेपर 2 और सेक्शन 2 का जो भाग है, ठीक है, उसका PYQ करने वाले हैं। और इस PYQ में जो सबसे पहला वीडियो हमने जो लिया है वह जलवायु से है। ठीक है, तो दोस्तों आइए दोस्तों, हमने ये जो क्वेश्चंस लिया है आपके सामने, जो आप 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 47वीं BPSC से लेकर के, और ये आपको जो भी रिसेंटली जो हुआ है 17वीं 2025 में जो हुआ एग्ज़ाम, वहाँ तक ये क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो जलवायु से इतने सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेके इस अध्याय को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है जो इसमें दिया हुआ है कि भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। ठीक है, यानी कि शीतकालीन वर्षा की जो जलवायु स्थिति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ, यह क्या है कि यह एक मौसमी परिघटना है जिसमें क्या होता है कि भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न नमी युक्त चक्रवातीय तंत्र शीत ऋतु में उच्च स्तरीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा पूर्व की ओर धकेले जाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचते हैं। ठीक है, ये निम्न दाब क्षेत्र या अवदाब अपने साथ समशीतोष्ण क्षेत्र की आर्द्रता लाते हैं और हिमालय पर्वतमाला से टकराकर मौसम में परिवर्तन लाते हैं। इसका प्रभाव मुख्यतः जनवरी से फरवरी के महीने में अधिक होता है। ये कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे हुई हल्की वर्षा और हिमपात रबी फसलों के लिए अगर देखा जाए तो जीवन रेखा का काम करते हैं और भूमि में नमी बनाते हैं। साथ ही ये हिमपात गर्मियों में नदियों के लिए जल स्रोत का कार्य करते हैं। तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ है। अब हम लोग देख लेते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो ये क्या है? यह पश्चिमी विक्षोभ का मूल उद्गम स्रोत है। भूमध्य सागर के ऊपर विशेषकर साइप्रस और बाल्कन क्षेत्र के आसपास शीत ऋतु में अक्सर अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं। ये चक्रवात समुद्र से भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करते हैं और फिर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। इनकी यह यात्रा पश्चिमी जेट स्ट्रीम के मार्गदर्शन में होती है। जब ये तंत्र ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। इनका निर्माण और मार्ग पोलर फ्रंट और जेट स्ट्रीम की स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखें जेट स्ट्रीम, ये क्या है? तो जेट स्ट्रीम पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों यानी कि ट्रोपोपॉज में चलने वाली संकरी तीव्र गति वाली हवाओं की एक पट्टी है। शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में कहें तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सर्वाधिक प्रासंगिक है। शीत ऋतु में यह जेट स्ट्रीम हिमालय के देखें तो दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर स्थित होती है। यह जेट स्ट्रीम भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बने चक्रवातीय तंत्रों को पूर्व की ओर लाने का मुख्य वाहक बनती है। इसकी स्थिति और तीव्रता पश्चिमी विक्षोभों की आवृत्ति और शक्ति को निर्धारित करती है। ग्रीष्म ऋतु में यह जेट हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। ठीक है, अब देखिए तो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ देखें तो इस क्षेत्र में राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग मेरठ तक शामिल है। यह क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभों का प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ शीत ऋतु में होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं विक्षोभों के कारण होती है। यह वर्षा हल्की बौछारों के रूप में और कभी कभी लगातार कई दिनों तक हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह बर्फबारी का रूप ले लेती है। यह वर्षा रबी फसल चक्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी है और कृषि जलवायु दृष्टि से इस क्षेत्र को शीतोष्ण फसलों के अनुकूल बनाती है। हिमपात की स्थिति देखें तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर देखें तो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में देखें तो होने वाली बर्फबारी को हिमपात कहते हैं। यह केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली विक्षोभों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी हल्का हिमपात देखा गया है। यह हिमपात दीर्घकालिक जल संग्रहण का कार्य करता है। यह हिम ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे पिघलकर सिंधु, गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों की सहायक नदियों को देखें तो जल प्रदान करता है, जिससे खरीफ फसलों की सिंचाई में सहायता मिलती है। अब हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून को देख ले, क्योंकि शीतकालीन वर्षा जो है लौटती हुई मानसून से जो वर्षा होती है उसमें यह भी आपको दिखाई देता है। यह भारत में वर्षा का एक द्वितीयक
लेकिन क्षेत्रीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। सितंबर अक्टूबर में जब दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है, यानी कि जब वापसी होती है, तो भारतीय भूभाग से समुद्र की ओर हवाओं का प्रवाह उलट जाता है। इस समय महाद्वीप पर उच्च दाब और हिंद महासागर पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके परिणाम स्वरूप हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से बहने लगती है। चूँकि ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए आरंभ में ये शुष्क होती है और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम लाती है। इसे ही शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। अब शुष्क पवनों को देखें तो उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान बहने वाली ये पवनें महाद्वीपीय होने के कारण मूल रूप से शुष्क और ठंडी होती है। ये पवनें भारत के अधिकांश हिस्सों, विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्रों में शीतल और शुष्क मौसम की स्थिति उत्पन्न करती है। इनकी दिशा लगातार इसकी दिशा देखें तो लगभग स्थिर होती है और ये आर्द्रता की कमी के कारण वर्षा नहीं कर पाती है, जिससे दक्षिण भारत में नवंबर से फरवरी तक का जो मौसम है आमतौर पर सुहावना और वर्षा रहित होता है। इस अवधि को मौसम विज्ञान में शीतकालीन शुष्क मौसम भी कहा जाता है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तर पूर्वी मानसून की शुष्क पवनों के लिए एक महत्वपूर्ण अपवाद तब होता है जब ये पवनें भारतीय प्रायद्वीप को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी के उष्ण जल के संपर्क में आती है। इस विशाल जल राशि से ये पवनें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता अवशोषित कर लेती है। यह प्रक्रिया पवनों को वर्षा करने की क्षमता प्रदान करती है। नमी से लबालब ये पवनें तब पुनः भारतीय तट की ओर मुड़ती है, जिसे वापसी की मानसून वर्षा भी कहा जाता है। और तमिलनाडु तट को देखें तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करने वाली उत्तर पूर्वी पवनें जब भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्वी भाग, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों से टकराती है तो भारी वर्षा कराती है। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र इन पवनों के सामने आने वाला पहला प्रमुख भूभाग है। यहाँ के पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला इस पवनों के लिए एक अवरोध का काम करती है, जिससे ओरोग्राफी वर्षा होती है। तमिलनाडु के लिए यह प्रमुख वर्षा ऋतु है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यह क्षेत्र वर्षा की छाया में रहता है। शीतकालीन वर्षा जो प्रश्न के बारे में अगर हम देखें तो बस इतना ही है कि संक्षेप में कहें तो भारत में शीतकालीन वर्षा दो अलग अलग मौसमी तंत्रों के द्वारा अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में होता है। पहला, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं, इससे हल्की वर्षा और पर्वत पर हिमपात होता है। और दूसरा देखिए, दक्षिण पूर्वी भारत में मुख्यतः तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जिसमें शुष्क पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तट से टकराकर भारी वर्षा कराती है। इस वर्षा का कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह रबी फसलों की उत्पादकता सुनिश्चित करती है, जलाशयों को रिचार्ज करता है और देश के विभिन्न भागों में मौसमी विविधता लाती है। अगला प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का पूरा विश्लेषण था, चाहे तो इसके सहायता से आप लिख सकते थे। दूसरा है कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इस पर हम लोग अब बात कर लेते हैं। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषता। देखिए, भारतीय मानसून एक जटिल वायुमंडलीय प्रक्रिया है जो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से नमी युक्त हवाओं के आगमन और शीतकाल में उत्तर पूर्व से शुष्क हवाओं के प्रवाह के रूप में प्रकट होती है। इसकी क्रियाविधि में विभिन्न कारकों का समन्वय होता है। ठीक है, तो क्रियाविधि के प्रमुख तत्वों को देखें तो सबसे पहला तापन और दाब प्रवणता। देखिए, मई जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे थार मरुस्थल और उत्तरी भारत का मैदानी भाग तीव्र गति से गर्म होता है। इस तीव्र तापन के कारण धरातल के ऊपर एक सशक्त निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि तापीय अवदाब विकसित हो जाता है। इसी समय हिंद महासागर, विशेषकर मेडागास्कर के पूर्व में देखें तो अपेक्षाकृत उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। इस प्रकार दाब प्रवणता उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्थापित हो जाती है, जो हवाओं के प्रवाह का मूलाधार है। और देखिए, दक्षिण पश्चिम पवनें। दूसरा देखिए तो एक तो ये देखा आपने ताप और दाब, और फिर दूसरा है दक्षिण पश्चिम पवनें। उपरोक्त दाब प्रवणता के कारण हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहने लगती है। भूदिक्पात यानी कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस कारण दक्षिण पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा में बदल जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा करने के कारण अत्यधिक नमी से भरी होती है। ये है। अब देखिए तो अवरोध प्रवाह। हिमालय पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के लिए एक विशाल अवरोध के रूप में खड़ी है। यह पर्वत श्रृंखला पवनों को उत्तर की ओर जाने से रोकती है और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में ही घूमने के लिए विवश कर देती है, जिससे वर्षा की अवधि बढ़ जाती है। इसके
दक्षिणी ढालों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित होती है। जब नमी से लदी दक्षिण पश्चिमी पवनें इन पर्वतों से टकराती है तो पवनाभिमुख ढालों पर भारी ओरियोग्राफिक वर्षा होती है, जैसे कि मुंबई में, मौसीन राम में। इसके विपरीत पृष्ठ ढाल वर्षा की छाया में रहते हैं और शुष्क रहते हैं। ये है। अब देखिए जेट स्ट्रीम की भूमिका। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में यह हिमालय के दक्षिण में स्थित होती है और तीव्र गति से बहती है। यह पश्चिमी विक्षोभों को लाती है। गर्मियों के आरंभ में लगभग मई जून के अंत में अचानक हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है। यह खिसकाव को जेट स्ट्रीम का उत्तरी विचरण कहते हैं। यह घटना मानसून के अचानक फटने का संकेत देती है। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। पूर्वी जेट स्ट्रीम में देखिए तो यह एक उष्णकटिबंधीय जेट है जो गर्मियों में लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में के उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यह मानसूनी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। इसकी स्थिति और तीव्रता मानसून के कहे तो ट्रफ यानी कि द्रोणी के स्थान को नियंत्रित करते हैं। तो ये तो क्रियाविधि थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय मानसून की विशेषताओं को। तो भारतीय मानसून की विशेषता है ऋतुबद्धता। मानसून एक निश्चित ऋतु चक्र का पालन करता है। इसका आगमन जून के प्रारंभ में केरल तट से होता है और सितंबर अक्टूबर तक इसकी वापसी शुरू हो जाती है। इस प्रकार यह एक निश्चित काल के लिए ही सक्रिय रहता है। दूसरा देखें तो अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता। मानसून सबसे अधिक विश्वसनीय है, फिर भी सबसे अधिक अनिश्चित मौसमी प्रणाली है। वर्षा की मात्रा, समय और स्थानिक वितरण में प्रतिवर्ष भिन्नता पाई जाती है। कभी यह समय से पहले आता है तो कभी देरी से। कभी अधिक वर्षा होती है तो कभी कम वर्षा होती है। इसके बाद देखिए तो मानसून की विशेषता में असमान वितरण। मानसूनी वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। पश्चिमी घाट, हिमालय की तराई और उत्तर पूर्वी भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी या गुजरात के कच्छ रण और लद्दाख में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद देखिए विशेषता मानसून की विशेषता में विराम एवं सक्रियता के चक्र। मानसून एक सतत प्रक्रिया नहीं है। इसमें विराम और सक्रियता के चक्र होते हैं। विराम के समय मुख्य भूभाग पर वर्षा रुक सी जाती है या कम हो जाती है, जबकि सक्रियता के दौरान भारी और लगातार वर्षा होती है। यह चक्र कई बार कृषि के लिए हानिकारक होता है। फिर देखिए विशेषता में मानसून की विशेषता में तो फटने के साथ आगमन होता है। मानसून का आगमन आमतौर पर अचानक और फटने के साथ होता है। केरल तट पर इसके आगमन की स्थिति लगभग 1 जून निर्धारित है। इस आगमन के साथ ही अचानक भारी वर्षा शुरू हो जाती है, जिससे मानसून का फटना कहा जाता है। यह आगमन उत्तर की ओर तेजी से बढ़ता है। निष्कर्ष में देखें तो भारतीय मानसून तंत्र स्थल एवं जल के असमान तापन पर आधारित एक विशाल समुद्र तल वायु परिसंचरण प्रणाली है, जिसे हिमालय जैसे अवरोधों का सहयोग और जेट स्ट्रीम जैसी ऊपरी वायु धाराओं का नियंत्रण प्राप्त है। इसकी विशेषताएं इसे एक शक्तिशाली लेकिन नाजुक प्रणाली बनाती है, जो भारतीय कृषि, अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है। तो दोस्तों हम लोगों ने दूसरा प्रश्न देख लिया। अब आगे देखते हैं बिहार की जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र और मौसम। ठीक है, बिहार की जलवायु, कृषि और सामाजिक जीवन एक जटिल और परस्पर जुड़े वातावरण में संचालित होते हैं। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, मानसून पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां यहाँ की कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पहला देखें तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो देखिए बिहार की जलवायु निम्नलिखित कारकों से मिलकर बनती है। पहला, उष्णकटिबंधीय अक्षांश। राज्य का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मियों में उच्च तापमान और सामान्य रूप से उष्ण मौसम होता है। सर्दियों का तापमान अपेक्षाकृत हल्का होता है। दूसरा देखें तो महाद्वीपीय प्रभाव। समुद्र से दूर स्थिति के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है। इससे ग्रीष्म और शीतकाल के तापमान में अधिक अंतर, जैसे कि 5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच देखा जाता है। तीसरा देखें तो हिमालय से निकटता। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला सर्दियों में ठंडी उत्तरी हवाओं के प्रवाह को कुछ हद तक अवरुद्ध करती है, जिससे राज्य का शीतकाल समशीतोष्ण बना रहता है। फिर देखें तो मानसून, वार्षिक वर्षा का लगभग 85% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जून से लेकर सितंबर तक जो वर्षा होती है उसे प्राप्त होता है। यह मानसून राज्य की कृषि, विशेषकर खरीफ फसलों के लिए जीवन रेखा का काम करता है। फिर देखिए पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली पश्चिमी विक्षोभ राज्य में हल्की वर्षा कराते हैं। यह वर्षा रबी फसलों, विशेष रूप से गेहूँ और सरसों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। फिर देखिए गंगा का मैदान। विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदान के कारण पूरे राज्य में जलवायु में अधिक विविधता नहीं है। हालांकि यह मैदानी क्षेत्र बाढ़ की घटनाओं के प्रति भी अधिक जो देखें तो अति संवेदनशील है।
तो ये थी बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा देखें तो कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट जोन। जलवायु, वर्षा और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर बिहार को 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कृषि नियोजन और फसल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला देखें तो उत्तर पश्चिमी बिहार जो क्षेत्र 1 में आता है, यह क्षेत्र सबसे शुष्क है। यहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है। मुख्य फसलों में गेहूं, मक्का और दलहन शामिल है। सिंचाई सुविधाओं पर अधिक निर्भरता रहती है। दूसरा देखें तो उत्तर पूर्वी बिहार क्षेत्र 2, यह क्षेत्र सर्वाधिक आर्द्र है और वर्षा अधिक होती है। नदियों और नहरों का जाल यहाँ सघन है। यहाँ धान की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र है, लेकिन बाढ़ की आशंका भी यहाँ सबसे अधिक रहती है। यहाँ उच्च आर्द्रता वाले मौसम में धान की खेती प्रमुख है। और दक्षिणी बिहार देखें तो क्षेत्र 3 है। यह क्षेत्र गंगा के दक्षिण में स्थित है और इसकी जलवायु मध्यम श्रेणी में आती है। वर्षा और तापमान दोनों ही सामान्य रहते हैं। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का और विभिन्न दलहन व तिलहन फसलों की मिश्रित खेती की जाती है। राज्य सरकार दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्र हैं, इसे मैप में दिखाना होगा। ठीक है, मैप जब इसे बनाएंगे तो उस समय दिखा देंगे। ये 1 और ये 2, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन 2 और ये पूरा का पूरा 3, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि मौसम, फसल चक्र और इस पर पड़ने वाला प्रभाव। बिहार में स्पष्ट रूप से 3 मौसम पाए जाते हैं जिनका कृषि चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु को देख ले, मार्च से मई का जो महीना होता है ग्रीष्म ऋतु का, यहाँ उच्च तापमान होती है, अक्सर जो है 40 डिग्री से अधिक तापमान होती है। शुष्क हवाएं, लू चलती है। जायद फसलें जैसे तरबूजा, खरबूजा, कुछ सब्जियाँ, खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी होती है, धान, मकई की। अत्याधिक गर्मी और सूखे तनाव पैदा कर सकती है। दूसरा मौसम देखिए वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारी वर्षा, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। उच्च आर्द्रता होती है। खरीफ फसलों का मुख्य मौसम है। धान की रोपाई और वृद्धि, मक्का, जूट, गन्ना की खेती। बाढ़ एक बड़ा जोखिम है जो फसल को बर्बाद कर सकती है। शीत ऋतु में देखें तो शीत ऋतु के बारे में देखें तो अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम होता है। शीतल एवं शुष्क मौसम, सुहावना तापमान 10 से लेकर 25 के बीच। कभी कभी पश्चिम विक्षोभ से हल्की वर्षा भी होती है। रबी फसलों का मुख्य मौसम है। गेहूं, चना, मसूरी, सरसों, इस सब की बुआई और वृद्धि होती है। पाला देखें तो हिमांक बिंदु से नीचे तापमान, ये पाला फसलों विशेषकर आलू और सब्जियों को नुकसान पहुँचा सकता है। वर्तमान चुनौतियों देखें, वर्तमान चुनौतियां अनुकूलन। तो बिहार की कृषि मौसम की अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों का सामना कर रही है। मौसम की अनिश्चितता, वसंत ऋतु में अचानक हल्की वर्षा और ठंडी हवाएं चलना, जिसे दोराहा मौसम कहा जाता है, पकने वाली रबी फसलों यानी कि गेहूं, चना, सरसों के लिए नुकसानदायक है। इससे फसल गिरने, दानों में नमी आने और रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अत्याधिक वर्षा और बाढ़ देखें तो मानसून के बाद असामान्य रूप से अधिक वर्षा, कभी कभी सामान्य से 178% अधिक वर्षा होना खेतों में जल जमाव का कारण बनता है। इससे खरीफ फसलों जैसे धान की कटाई बाधित होती है और रबी फसलों की बुआई में भारी देरी या असमर्थता आती है। अनुकूलन के लिए उपाय देखें तो इस चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। इसमें है पहला शून्य जुताई तकनीक। यह तकनीक समय और लागत बचाती है, मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है और देरी से बुआई की स्थिति में किसानों की मदद करती है। फिर देखें जलवायु अनुकूल खेती, जैसे एग्रो वोल्टेइक्स, सौर ऊर्जा से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई जैसे तकनीकों से पानी का कुशल उपयोग होता है और शुष्क मौसम में भी फसल उगाना संभव हो पाता है। सरकारी सहायता, फसल क्षति की स्थिति में राज्य सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आर्थिक मुआवजा प्रदान करती है। किसानों को फसल बीमा योजनाओं का लाभ भी उठाना चाहिए। तो देखिए बिहार की जलवायु और कृषि प्रणाली गहराई से जुड़ी हुई है। 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र और 3 मौसम यहाँ विविध फसल चक्र का आधार है। हालांकि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और बढ़ती मौसमी अनिश्चितताएं बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना और सरकार द्वारा सहायक नीतियां बनाना भविष्य में कृषि की स्थिरता और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून की परिवर्तनशीलता का प्रभाव जो है खेती पर कैसे पड़ता है, ये बिहार के संदर्भ में बताना है। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज का मेरुदंड जो है वो कृषि है, जो अत्यधिक हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चित कृपा पर निर्भर है। आज जलवायु परिवर्तन, एल नीनो जैसी वैश्विक कारकों तथा प्रदूषण के चलते मानसून का स्वभाव तेजी से अधिक अनिश्चित और उग्र होता जा रहा है। इस परिवर्तनशीलता का प्रतिकूल प्रभाव केवल फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आजीविका, राज्य की खाद्य सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। IMD यानी कि ये मौसम ये है IMD मौसम विज्ञान संगठन
के एक अध्ययन के अनुसार बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां पिछले 3 दशकों में दक्षिण पश्चिमी मानसून में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। प्रतिकूल प्रभावों का विश्लेषण देखें तो मानसून की बढ़ती परिवर्तनशीलता बिहार की कृषि को कई आयामों से प्रभावित कर रही है। पहला देखें तो अनिश्चितता और समय में बदलाव। मानसून के आगमन और वापसी में होने वाली देरी या अग्रिमता किसानों के पारंपरिक फसल चक्र को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। फसलों की बुआई, रोपाई और कटाई का समय गड़बड़ा जाता है, जिससे उत्पादकता घटती है। यहाँ तक कि सामान्य कुल वर्षा वाले वर्ष में भी वर्षा के असामयिक ठहराव या विराम का कृषि उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 2002 में जुलाई में लंबे समय तक मानसून के विराम के कारण वर्षा में 50% की भारी कमी आई थी, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। अब देखिए चरम मौसमी घटनाएं। ये चरम मौसमी घटनाएं जैसे कि सूखा, बाढ़ और असमय वर्षा। परिवर्तनशीलता का सबसे विनाशकारी पहलू बाढ़ और सूखे की बारंबारता व तीव्रता में वृद्धि है। उत्तर बिहार विशेषकर कोसी क्षेत्र बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों के प्रति अति संवेदनशील है, जो खड़ी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। वहीं दक्षिण बिहार के कई क्षेत्र सूखे और लू की चपेट में आते हैं। गर्मी के कारण मिट्टी से नमी का तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो सूखे की स्थिति को और गहरा करता है। इसके अलावा देखें तो वर्षा के वितरण में बदलाव के कारण अब कम समय में अधिक भारी वर्षा होने लगी है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है और मिट्टी का क्षरण होता है। फसल पकने के समय होने वाली असमय वर्षा या ओलावृष्टि से भी भारी नुकसान होता है। अब देखिए फसल उत्पादन और गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव देखें तो बढ़ता तापमान और पानी का तनाव फसलों की वृद्धि को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के चलते चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की पैदावार और उनमें मौजूद पोषक तत्वों की कमी आ रही है। साथ ही गर्म और आर्द्र मौसम कीटों और रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है, जिससे फसल सुरक्षा पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। बिहार के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें तो मानसून की इस अनिश्चितता का प्रभाव केवल खेत तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना को भी हिला देता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर संकट। बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। फसल विफलता से किसानों की आय में भारी गिरावट आती है, जिससे ग्रामीण मांग और उपभोग घटता है। इसका सीधा असर राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर पड़ता है। फिर किसानों पर बढ़ता वित्तीय बोझ। बार बार आने वाला प्राकृतिक आघात किसानों को ऋण के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। फसल बर्बाद होने पर वे नए ऋण लेकर अगली फसल की बुआई करते हैं, लेकिन फिर से मौसम की मार पड़ने पर वे और गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। इससे कृषि में निवेश घटता है और किसानों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। फिर देखिए तो खाद्य सुरक्षा एवं मुद्रास्फीति का खतरा। बिहार चावल और गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। इन फसलों के उत्पादन में गिरावट न केवल स्थानीय खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, बल्कि इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि भी होती है। यह स्थिति गरीब और वंचित तबके की खाद्य सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन जाती है और राज्य में पोषण संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। फिर है जल संसाधन पर दबाव। राज्य की 40% से अधिक कृषि भूमि अभी वर्षा पर निर्भर है। खराब मानसून या सूखे की स्थिति में भूजल स्रोत पर्याप्त रूप से रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। लगातार दोहन और रिचार्ज न होने के कारण क्या होता है, उत्तर बिहार जैसे क्षेत्र में भी भूजल स्तर गिर रहा है, जो दीर्घकाल में कृषि के लिए गंभीर संकट है। आय की राह देखें तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाना अनिवार्य है। पहला कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग। भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान किसानों तक पहुंचाने की पहल एक सकारात्मक कदम है। सटीक और स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान किसानों को फसल चयन और खेती की तैयारी के बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। ड्रोन तकनीक और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी जल के कुशल प्रबंधन में मददगार है। दूसरा देखें तो कृषि पद्धतियों में बदलाव। इसमें फसल विविधीकरण, जल सघन धान की खेती के स्थान पर सूखा सहिष्णु फसलों जैसे मक्का, दलहन, तिलहन और जैविक सब्जियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को अपनाकर पानी की बचत की जा सकती है। फिर देखें तो टिकाऊ कृषि। इसमें जैविक खेती, शून्य जुताई और माल्चिंग जैसी संरक्षण कृषि पद्धतियाँ मिट्टी की नमी, स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। फिर देखें तो नीतिगत हस्तक्षेप एवं सामाजिक सुरक्षा। फसल बीमा का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा दावा निपटान प्रक्रिया को पारदर्शी व त्वरित बनाने की आवश्यकता है। फिर देखिए बाजार संपर्कता एवं मूल्य स्थिरता। फसल उत्पादन के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और बेहतर बाजार सुविधाएं मिलनी चाहिए। वैकल्पिक आजीविका देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित और गैर कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों की आय के स्रोत में विविधता लाई जा सकती है।
बिहार में मानसून की बढ़ती परिवर्तनशीलता केवल एक पर्यावरणीय चिंता नहीं बल्कि एक गहन सामाजिक आर्थिक संकट का कारण बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, किसान केंद्रित नीतियों और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के समन्वय से ही बिहार की कृषि को इस चुनौती के प्रति लचीला बनाया जा सकता है। एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बिहार की कृषि जो राज्य की जीवन रेखा है, मानसून की अनिश्चितताओं के बावजूद सुदृढ़ बनी रहे। अब आगे देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में आप देखें तो कि भारत की मानसून प्रणाली, देखिए भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता के वर्णन करें। ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक क्या है। तो देखिए भारत की मानसून प्रणाली, तो मानसून का अर्थ क्या है? मानसून शब्द अरबी के मौसम से बना है। अर्थ इसका क्या है? ऋतु। ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन प्रणाली, इसे मानसून कहता है। भारत की जलवायु का प्रमुख आधार है ये मानसून। अब विशेषता की बात कर ली जाए, देखिए अगर इसका विस्तार पूर्वक और वर्णन करना चाहे तो हम लोग आराम से इसका विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं और 38 अंक में लिखना है तो सभी एस्पेक्ट्स लिखना होगा। तो इसके लिए आप जितना शॉर्ट्स हो सके, शॉर्ट्स मैंने संक्षिप्त रूप से लिखना होगा, उतना अच्छा से लिख पाएंगे। अब दूसरा इसमें क्या दिया हुआ था? मानसून की प्रमुख विशेषता है। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऋतुबद्ध है, परिवर्तनशील है, असमान वितरण है। तो ये है। ठीक है, मानसून के प्रकार को देखें तो देखिए 2 प्रकार के मानसून यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर ले, जून से लेकर सितंबर तक का समय है। दिशा इसका समुद्र से स्थल की ओर जो है इसमें हवाएं चलती हैं और वर्षा इस प्रकार से होती है। कुल वर्षा का 75 से 80% जो है प्रदान करता है। 2 शाखाएं इसकी, एक अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाली खाड़ी शाखा। उत्तर पूर्वी मानसून देखें तो समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच है और दिशा क्या है? स्थल से समुद्र के बीच। मुख्य वर्षा क्षेत्र देखें तमिलनाडु व दक्षिण पूर्वी तट। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण देखें तो देखिए पश्चिमी घाट, असम, मेघालय में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। गंगा के मैदान में देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्कन का पठार 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र राजस्थान, लद्दाख में देखें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके कारण क्या है? तो एक तो स्थलाकृति है, दूसरा है समुद्र से दूरी है और तीसरा पवन की दिशा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम और मानसून पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो वो देख लें। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है? ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली वायु धाराएं हैं। ठीक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम देखिए क्या है? तो शीतकाल में भारत के ऊपर यह मतलब स्थित रहता है। इसके हटने से ही मानसून के आगमन का मार्ग साफ होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है? ये गर्मी के दिनों में बनती है और मानसून वर्षा के वितरण में सहायक होती है यह। अब आगे है मानसून का महत्व क्या है। मानसून का महत्व देखिए, पहला खेती पर, लगभग आधी खेती वर्षा पर निर्भर है। खरीफ फसलों के लिए आवश्यक है, तो खेती पर सीधे तौर पर है। और जैसे मैंने कहा आप चाहे तो इसका विस्तार कर सकते हैं प्रश्न के डिमांड के हिसाब से। दूसरा देखिए जल संसाधन, देखिए मानसून के वजह से ही नदियाँ, झीलें, जलाशय भरते हैं और भूजल पुनर्भरण भी जो होता है इसी से होता है। फिर देखिए अर्थव्यवस्था पर इसका असर है। कृषि उत्पादन में से जीडीपी प्रभावित होती है। जल विद्युत उत्पादन पर प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, और फिर देखिए जलवायु परिवर्तन का इस पर प्रभाव क्या होता है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनिश्चितता में वृद्धि होती है, अतिवृष्टि और सूखे की घटनाएं बढ़ती हैं, मानसून के आगमन और वापसी में बदलाव होता है और हिंद महासागर का तापमान बढ़ना, ये सभी आपका जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। मानसून से जुड़ी चुनौतियों को देखें तो बाढ़ और सूखा, शहरी जल भराव, कृषि उत्पादन में अस्थिरता, जल संकट, तो ये है। तो एक पंक्ति में अगर सार कहा जाए तो मानसून भारत की जीवन रेखा है जो कृषि, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, परंतु इसकी अनिश्चितता बड़ी चुनौती है। तो ये चूँकि प्रश्न के हिसाब से लिखा गया है इसलिए देखिए सारे एस्पेक्ट्स को रखा गया है। अगर इसमें आप थोड़ा बहुत भी लिखिएगा तो ये आप 7 पृष्ठ जो मिलता है एग्जाम में लिखने के लिए वो आपका पूरा हो जाएगा। अब आगे है अगला प्रश्न, ये हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, ये क्या है? उसके बाद 2022 में क्या हुआ था, उसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में है। ये अंतिम प्रश्न है जलवायु से संबंधित। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आईओडी है क्या, यानी इंडियन ओशियन डाइपोल है क्या। नाम से स्पष्ट है, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति एक महासागरीय वायुमंडलीय घटना है। इसमें क्या होता है कि पश्चिमी हिंद महासागर यानी अफ्रीका के तट के पास और पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के
पास इसके बीच समुद्र की सतह के तापमान यानी कि SST में अंतर होता है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर में अंतर होता है। इस तापमान अंतर का कारण देखें तो वायुदाब में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में बदलाव और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका क्या महत्व है? महत्व देखें तो यह भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसका प्रभाव भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका तक देखा जाता है। ठीक है, अब आईओडी के प्रकार को हम देख लेते हैं। तो देखिए आईओडी के प्रकार में कहें तो दो प्रकार होता है, एक तो सकारात्मक प्रभाव माफ कीजिए सकारात्मक आईओडी और दूसरा नकारात्मक आईओडी। तो सकारात्मक आईओडी क्या है? तो स्थिति पहले देख लेते हैं। देखिए ये हिंद महासागर से संबंधित है, तो पश्चिमी हिंद महासागर का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक गर्म होता है और पूर्वी हिंद महासागर ठंडा होता है। परिणाम क्या होता है कि पश्चिमी क्षेत्र में अधिक बादल व वर्षा होती है। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति होती है। भारत में क्या होता है, मानसून इस समय मजबूत हो जाता है और सामान्य या अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखें तो 1997-2019 में सकारात्मक आईओडी के कारण अच्छे मानसून की स्थिति बनी थी। नकारात्मक आईओडी की बात करें तो जस्ट इसका उलट होता है। स्थिति देखें तो पूर्वी हिंद महासागर अधिक गर्म होता है और पश्चिमी हिंद महासागर अधिक ठंडा होता है। तो परिणामता क्या होती है कि इंडोनेशिया क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी क्षेत्र में सूखा होता है। तो भारत में क्या इस समय हो जाता है कि मानसून कमज़ोर या असमान हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी हो जाती है। अब एक शब्द इसमें से और दिया था कि आईओडी, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर जो डाइपोल द्विध्रुव जो बोलते हैं वो, और एनजो जिसको एल नीनो ला नीना का जो मतलब मिक्स रूप है इसको एनजो कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए आईओडी और ENSO दो अलग महासागरीय प्रणाली है। ठीक है, एक बात क्लियर में याद रखिएगा। देखिए ENCO जो होता है वो प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है और आईओडी जो है वो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। नाम सही है, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, तो अब क्या इसका प्रभाव दोनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि सकारात्मक आईओडी जो है एल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, और इसी प्रकार से नकारात्मक आईओडी जो है एल नीनो के प्रभाव को और बढ़ा सकता है। तो इसलिए मानसून की स्थिति इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से तय होती है। अब चूंकि ये प्रश्न पूछा गया 2022 में हुआ क्या था? 2022 के मानसून काल में नकारात्मक आईओडी की प्रवृत्ति देखी गई। इसके कारण क्या होता है कि हिंद महासागर के पूर्वी भाग इंडोनेशियाई क्षेत्र में तापमान अधिक रहा। ठीक है, और पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ठंडा रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मानसून का व्यवहार, वर्षा का वितरण असमान रहा। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई। पूर्वी और दक्षिण भारत में अधिक वर्षा की स्थिति देखने को मिली। कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि और बाढ़ की जैसी घटनाएं देखने को मिली। देखिए ये प्रश्न तो आपके लिए उतना रेलेवेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ आईओडी के बारे में जानना, ENCO के साथ इसका संबंध नहीं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कभी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्षा के वितरण असमान हो जाएगा। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हो जाएगी। पूर्वी और दक्षिणी भारत में अधिक वर्षा की स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को होगी। तो ये है, और इसका असर क्या पड़ा? देखिए असर इसका खाद्य उत्पादन पर प्रभाव कैसे पड़ा? तो धान की बुआई प्रभावित हुई। धान खरीफ की मुख्य फसल है जो मानसून के ऊपर निर्भर है। वर्षा की कमी या अनियमितता से बुआई क्षेत्र घटा, फसल की वृद्धि प्रभावित हुई। दूसरा है उत्पादन में गिरावट। कुछ प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में देखें तो उत्पादन में कमी दर्ज की गई। इससे खाद्यान्न उपलब्धता पर दबाव पड़ा। दूसरा देखें तो निर्यात नीति में बदलाव। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध या शुल्क लगाया। उद्देश्य क्या था कि घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना। अब है कि महंगाई पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न उत्पादन घटने से बाजार में आपूर्ति कम हुई। परिणाम देखें तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई। खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। प्रभावित वस्तुएं देखें तो चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, ये सभी प्रभावित हुई। और सामाजिक प्रभाव देखें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर अधिक असर पड़ा। वास्तविक आय में कमी देखने को मिली। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें तो किसानों की आमदनी घट गई। ग्रामीण रोजगार पर असर पड़ा। ठीक है, व्यापक आर्थिक प्रभाव देखें तो ग्रामीण मांग में कमी आई। ठीक है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो कुछ क्षेत्रों में सूखा, कुछ में बाढ़, जल संकट और पेयजल की समस्या, प्रवासन में वृद्धि, पारिस्थितिकी पर प्रभाव, ये हुआ। अब समाधान की बात अगर कर ले, समाधान और नीतिगत उपाय की बात करें तो कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो सूखारोधी बीजों का उपयोग करना, फसल विविधीकरण, माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद जल प्रबंधन देखें, वर्षा जल संचयन, जलाशयों का विकास, भूजल पुनर्भरण। ठीक है, आर्थिक उपाय देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा योजना, खाद्यान्न भंडारण, ये सभी। तो क्या है कि हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। 2022 में नकारात्मक आईओडी के कारण मानसून का वितरण असमान रहा, जिससे कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भविष्य में जलवायु सहिष्णु कृषि और बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली आवश्यक होगी।
तो ये कह सकते हैं कि नकारात्मक IOD से मानसून की असमानता बढ़ी, जिससे कृषि, महंगाई और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।